वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ मजबूरियां थी, मुनासिब समझा मुस्ताफ़ी हो जाऊं, नहीं चाहता कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवाल उठे, हमेशा मेरिट पर काम किया, ज़बरदस्ती केसेस नहीं बना सकता। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच और डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। तो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि कुछ मजबूरियां थी, मुनासिब समझा मुस्ताफ़ी हो जाऊं, नहीं चाहता कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवाल उठे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हमेशा मेरिट पर काम किया, ज़बरदस्ती केसेस नहीं बना सकता। तो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कुछ मजबूरियां थी, मुनासिब समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं और इसी वजह से इस्तीफ़ा दिया है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि नहीं चाहता कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवाल उठे, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा मेरिट पर काम किया और ज़बरदस्ती केसेस नहीं बना सकता। आफ्ताब सुल्तान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया जब उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है और उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं चाहता कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवाल उठे। और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हमेशा मेरिट पर काम किया है और ज़बरदस्ती केसेस नहीं बनाए जा सकते। आफ्ताब सुल्तान की जानिब से अपना इस्तीफ़ा पेश करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया गया। तो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अदील वड़ाइच की जानिब सबसे पहले बढ़ते हैं। अदील, बदाई का इस्तीफ़ा तो जमा करवा दिया गया और क्या मंजूर हो चुका है और मजीद क्या उनकी जानिब से रीजंस पेश की गई हैं? जी, आफ्ताब सुल्तान का जो इस्तीफ़ा, जब उनकी मिनिस्टर से 2 रोज़ कबल मुलाकात थी और उस मुलाकात में उन्होंने तहरीरी तौर पर ख़ुद इस्तीफ़ा तहरीर करने के बाद दस्तखत करके उनके सामने जब प्रेजेंट कर दिया, तो उस वक्त उसी मुलाकात में ये मामला तय हो गया था कि आफ्ताब सुल्तान जो है अब अपना काम जारी नहीं रखेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर ही समझा जाए, वो अब काम नहीं कर सकते। 2 बुनियादी तौर पर उनके इशूज़ थे जिस पे उनको रिजर्वेशन थी। एक तो 2 केसेस के हवाले से, एक केस जो है वो तोशा खाना से मुतल्लिक चल रहा था, बड़ा इनिशियल स्टेज पे नैब में वो केस चल रहा है। दूसरा अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो नैब के पास है, लेकिन ये दोनों केसेस बड़े इनिशियल स्टेज पे हैं और इस हवाले से ख़ास तौर पे तोशा खाना के हवाले से एक ये दबाव बताया जा रहा है कि कहा जा रहा था कि इसमें कोई गिरफ्तारी की जाए। अलकादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से अगरचे बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उससे मुतल्लिक ये कुछ हुकूमती शख्सियात की ख्वाहिश थी कि इसमें कोई गिरफ्तारियां की जाएं, लेकिन ये मामला कानून के तहत अभी इस स्टेज पे था कि इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। दूसरा, आफ्ताब सुल्तान की जो रिजर्वेशन थी वो ये थी कि जो 28 तरामीम की गई, जो कि पीडीएम गवर्नमेंट ने आते ही पहले 4 महीने में 28 तरामीम की गई थी और उन तरामीम के बाद नैब का दायरा इतना महदूद कर दिया गया था कि आफ्ताब सुल्तान परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। एक जानिब उनको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया गया उनके इदारे को, दूसरी जानिब उनके इदारे से हुकूमत के कुछ लोगों ने तवक्कुआत ज्यादा लगा ली। मिसाल के तौर पर आफ्ताब सुल्तान मौजूदा कानून के होते हुए कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते थे या नैब जो है वो कोई ऐसा केस जो है वो टेकअप नहीं कर सकती थी जो वफाकी काबीना के जो फैसले हैं जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में किए गए हों, और उन फैसलों पर नैब हाथ नहीं डाल सकती थी। फिर इसी कानून के तहत वफाकी और सूबाई जो टैक्स मामलात थे वो नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुके थे। फिर इसके अलावा ये एस्टैब्लिश करना कि बिल वास्ता या बिला वास्ता माली फायदा ना उठाने की सूरत में जो वफाकी सूबाई काबीना के जो फैसले थे ये नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकल चुके थे, इस पे वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वफाकी सूबाई काबीना और उनकी जो कमेटियों के फैसले थे, मुश्तरका मफादात कौंसिल और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल और नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी इक्तसादी काउंसिल, इनके जो फैसले थे उन पे हाथ नहीं डाल सकते। तो यानी इमरान खान के दौर में होने वाले तमाम वो फैसले जो कि हुकूमती सतह पर होते रहे थे, जो इन फोरम्स पे होते रहे थे, एक तो उन पे भी नहीं हाथ डाला जा सकता था और दूसरी जानिब हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि जी तोशा खाना केस जो है इस मामले को जरा मजीद जो है इस पे फ्रंट फुट पे खेला जाए, इस मामले को टेकअप किया जाए, अगरचे वो बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज पे है अभी। उसमें वो तमाम स्टेजेस जिसमें इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद फिर रेफरेंसेस और उसके बाद ये मामला जो रेफरेंस भिजवाया जाना होता था, ये बहुत दूर की स्टेज है और उसमें ऐसी कोई चीज जरा ये बता
रहे हैं, अभी बन भी नहीं पा रही कि जो उसकी कोई इलीगैलिटी उसमें शामिल करे। वो इलेक्शन एक्ट वाला मामला और करप्ट प्रैक्टिस वाला मामला वो एक अलग मामला है। फिर दूसरा 50 करोड़ का एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया गया, तो 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन के केसेस की वो तहकीकात कर ही नहीं सकते थे। तो ये तमाम चीजें थी जिसपे फिर किसी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी जो थी उसके मामले पे भी टेकअप नहीं किया जा सकता था। तो आपको याद होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट के दौर में जो केसेस थे उसमें किसी कॉम्प्लेक्स का केस था, किसी में एलएनजी को कॉन्ट्रैक्ट का केस था। तो तमाम वो केसेस जो सियासी शख्सियात के खिलाफ बनाए जाते थे, अब की नैब वो नहीं कर सकती थी। एक तो उसके पर काट दिए गए, दूसरा रोजाना की बुनियाद पे नैब के हवाले से मामला जो हैं वो अदालतों में डिस्कस हो रहे थे। नैब के कानून का खुद फ्यूचर मालूम नहीं था कि इसका होना क्या है। तीसरा जो 2 केसेस है खास तौर पे उनके हवाले से चेयरमैन नैब को कहा जा रहा था कि इन केसेस। साथ ही रहेगा, हसन रजा के पास जाएंगे। हसन, चेयरमैन नैब के जो इस्तीफा है, क्या ये एक ऐसी मिसाइल कायम नहीं कर दी गई बाकी इदारों के लिए कि दबाव बर्दाश्त नहीं करना, खुल के आजादी के साथ आईनी हदूद में रह के काम करना है? देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा 2-3 महीने पहले जाएं तो नवंबर के तीसरे हफ्ते में वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी। वहां से ये मामला जो है वो संगीन होता चला गया, जब इनको ये कहा गया कि ये 7 केसेस हैं जो करप्शन के केसेस हैं, जो साबका हुकूमत के हैं। इसके हवाले से तहकीकात करके इनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग करना है, इनकी तलबियाँ करनी है, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लानी है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में जाके वजीर आजम शहबाज शरीफ से जो है बाकायदा वीडियो लिंक के जब इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ऑफिस में वजीर आजम इजलास की सदारत करे थे, जहां पर राना सनाउल्लाह और दीगर कैबिनेट भी मौजूद थी। वहां पर यह भी कुछ मामला तय हुए। उसके बाद फिर जो है चेयरमैन नैब को कुछ हदायत दी गई और मुदाखलत की गई, जबकि नैब में सियासी मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। यहां से यह मामला तोल पकड़ता गया। फिर तोशाखाना केस, फिर यूनिवर्सिटी का केस, फिर दीगर जो है मुबैना करप्शन के केसेस के मामला जो है वो सामने लाए गए। और कुछ ये भी इतला सामने आ रही है कि कैबिनेट में जो फैसले हुए थे, जो इमरान खान ने लिए थे, उसके हवाले से कुछ मामला जो है वो भिजवाए गए थे चेयरमैन नैब को कि आप इनको मद्देनजर रखते हुए इसके हवाले से तहकीकात का दायरा वसी किया जाए। लेकिन चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की जानिब से वाज़ा तौर पर कह दिया गया था कि मैं मेरिट के बरक्स कोई काम नहीं करूंगा, चाहे वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो, चाहे साबका हुकूमत के खिलाफ हो। जो मेरिट पे होगा वो करप्शन केसेस बनेंगे। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर जब नैब में जो तरमीम की गई 650 अरब रुपए के 358 अफराद के खिलाफ जो केसेस थे वो खत्म हो गए। और वो किससे खत्म हुए? जो ये नैब में तरमीम की गई उसके बाद इनको रिलीफ मिलता दिखाई दिया। उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी शामिल है, मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफराद भी शामिल है, बेशुमार अफराद शामिल हैं जिनको इस नैब तरमीम से उनको रिलीफ मिलता दिखाई दिया। और इसमें अगर आफ्ताब सुल्तान का अगर माजी की तरफ मैं आपको लेके जाऊं, 1977 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। उस वक्त अगर 2002 में मुशर्रफ की एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जब इनको कहा गया था कि रेफरेंडम में आप जो है वो डीआईजी सरगोदा थे, उनसे कहा गया था कि आप अवाम को ज्यादा से ज्यादा निकालें, तो उन्होंने ये कहा था कि हसन आप साथ ही रहेगा। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि वजीर आजम ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जाती वजूहात पर इस्तीफा पेश किया था। वजीर आजम ने आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी और फर्ज शनासी की तारीफ भी की है, जबकि चेयरमैन नैब के इसरार पर वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, ये इस्तीफा दिया गया था जैसे अदील बड़ाच बता रहे थे 2 दिन पहले मुलाकात में, और अब इसे बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक अलामिया भी जारी कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और इस हवाले से बताया गया है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा पेश किया था। और इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से ये अल्फाज भी कहे गए हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फर्ज शनासी की तारीफ की वज़ीर आज़म ने, जबकि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक अलामिया जारी किया गया है। दूसरी जानिब जो ज़राए उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे की मंजूरी विफाकी काबीना से लेने का भी फैसला हुआ है और वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की मंजूरी विफाकी काबीना से लेने की इजाज़त दे दी है और चेयरमैन नैब के इस्तीफे की मंजूरी का अमल काबीना की मंजूरी के बाद मुकम्मल होगा। आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती विफाकी काबीना ने की थी। इस हवाले से अब विफाकी काबीना से भी इसकी तौसीक करवाई जाएगी। जी ठीक है जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से
नए चेयरमैन नैब के लिए दो अहम शख्सियात के नाम ज़ेर गौर हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट्स इरफान इलाही और आज़म सुलेमान के नाम चेयरमैन नैब के लिए ज़ेर गौर हैं। ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। इरफान इलाही साबिक वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन PND समेत कई अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। आज़म सुलेमान साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि आज़म सुलेमान इस वक्त सूबाई मुहतसिब पंजाब के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इरफान इलाही और आज़म सुलेमान का शुमार काबिल, ईमानदार और दबंग अफसरान में होता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों से मशवरा करके फाइनल किया जाएगा। हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, दो नाम भी सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से रात गए एक अहम इजलास भी हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो अहम नाम जो है वो सामने रखे हैं, जिसमें इरफान इलाही और आज़म सुलेमान के नाम शामिल है, जिनको चेयरमैन नायब लगाए जाने के हवाले से ज़ेर गौर लाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इरफान इलाही जो साबिक चेयरमैन PND पंजाब में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, चेयरमैन PIA रह चुके हैं, इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी समेत कई अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। आज़म सुलेमान भी जो है साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत कई अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इस टाइम सूबाई मुहसिब पंजाब के ओहदों पर काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए दोनों शख्सियात बिल्कुल आफ्ताब सुल्तान की ही तर्ज पर जो है वो काम करते हैं। मेरिट, कानून और जो भी इकदाम होते हैं, क़वाइद व ज़ाबित, उनको मद्देनज़र रखते हुए इकदाम करते हैं और ये भी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो इन दोनों हवाले, दोनों नाम जो है ये इत्तेहादी जमातों के सामने रखे जाएंगे और फिर जो मुशावरत होगी उसका जो है वो मामला सामने आएगा और उनको तैनात किया जाएगा। जबकि आज़म सुलेमान से मेरी टेलीफोन पे बात हुई। आज़म सुलेमान साहब का कहना है कि वो सूबाई मुहसिब पंजाब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे और वो उसमें चेयरमैन नैब के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि इरफान इलाही साहब से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी तक मेरे से रब्ता नहीं किया गया, लेकिन जो डायरेक्शन, जो हुकूमत फैसला करेगी, मैंने मेरिट के मुताबिक काम करूंगा, जहां पर भी जुम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ साथ आज चेयरमैन नैब जो है 12:30 बजे के करीब उन्होंने एडिटोरियल में जो आफ्ताब सुल्तान है उन्होंने तमाम अफसरान की अलविदाई जो है उनसे खिताब करेंगे। उसके बाद कायम मुकाम जो चेयरमैन नैब होंगे वो डिप्टी चेयरमैन खुद ब खुद जो है वो कायम मुकाम जो है बतौर चेयरमैन नैब के खिदमात सर अंजाम देंगे जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नैब की तैनाती नहीं हो जाती। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगाह करें कि पंजाब और KP में इंतखाबात का मामला है। सदर मुमलिकत के खत पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन सदर के इकदाम की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लेंगे। तो अहम खबर है, आगाह करें कि पंजाब और KP में इंतखाबात का ये मामला है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन में जारी है, जिसमें सदर मुमलिकत की जानिब से जो 9 अप्रैल की तारीख दोनों सूबाई हुकूमतों के लिए जो इलेक्शन के लिए दी गई है उसके हवाले से जो है वो तफसीली ख़त का जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ कानूनी और आइनी माहिरीन भी इस इजलास में शरीक हैं। कभी इम्कान ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से जो सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया है जिसमें तारीखों का ऐलान किया गया है उसको यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि ये इजलास जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे से जारी है और इस इजलास में कानूनी और आइनी माहिरीन जो हैं उनसे इसके ऊपर पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से क्या इक़दाम जो है वो उठा सकता है। दूसरी जानिब चूँकि गुज़िश्ता रोज़ भी जब इजलास हुआ था तो उसमें सदर मुमलिकत के साथ जो मशावरत होनी थी उसके हवाले से भी मादरत कर ली गई थी कि चूँकि अदालतों में दोनों सूबाई हुकूमतों के जो इलेक्शन है वो अदालतों में इस वक्त ज़ेर समात है तो उनके ऊपर जो बहस है वो नहीं की जा सकती। तो इस वक्त भी इजलास जो है वो जारी है और इस इजलास में जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया है कि सूबा पंजाब में और KPK में जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाए। इसके हवाले से गौर व ग़र्ज़ जो है यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। आगाह करें कि बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। विफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी है। बिजली की कीमतों में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। कीमतों में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफिन के लिए होगा। आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है, आगाह कीजिएगा।
देखिए मारिया, ऐसा है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है और नेपरा इस पर समाअत करेगी। ये दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा की गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इजाफा जो है, ये जो PHL है, पावर होल्डिंग कंपनीज़ है, उनके लिए जो लोन लिया जाता है और उस पर फिर जो मार्कअप पेमेंट्स होती है, ये उसी की मद में किया जाएगा, क्योंकि वो इतना भारी बोझ बन जाता है कि उसको अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ताहम वो जो बोझ है वो सारिफिन से फिर वसूल किया जाता है। ये जो पैसे ये सरचार्ज की मद में वसूल किए जाएंगे। सरचार्ज पहले से भी आए थे। मैं आपको बताता चलूँ कि 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट जो है इम्कान मुतवक्के है। और इसके साथ साथ जब ये इजाफा अगर हो जाता है तो सारिफिन पर बर्डन तो पड़ेगा ही, लेकिन आगे आने वाली गर्मी है जिसमें जो बिजली की तलब है उसमें इजाफा हो जाता है, जो पंखों का इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ACs भी लगती, तो फिर बिल ज़्यादा आएंगे। और फिर उस तलब को पूरा करने के लिए जो फर्नेस ऑयल है, जो डीजल है या जो दीगर महंगी ज़राए उससे बिजली पैदा की जाती है ताकि तलब पूरी की जाए। लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन तलब पूरा करने के लिए जो महंगे तेल है उससे बिजली पैदा की जाती है। फिर उसके जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है वो भी आएगी। तो जो महंगाई का एक तूफान है, इसका ये सिलसिला जो है ये मुसलसल। बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफज़ई, हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जश्न बहारां से मुतल्लिक इजलास। जश्न बहारां के लिए इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए, ये हिदायत जारी की गई है मोहसिन नकवी की जानिब से। लाहौर में तवील अरसे के बाद मैराथन रेस का इनेकाद करवाया जा रहा है। मैराथन रेस को जश्न बहारां की तकरीबात का मुस्तकिल इवेंट बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जश्न बहारां से मुतल्लिक इजलास। जश्न बहारां के लिए इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए, ये हिदायत जारी की गई हैं। अब कुछ बात की जाए PSL की, तो PSL 8 में आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। सरफराज अहमद और शाहीन अफरीदी ने जीत पर नजरें जमा ली हैं। PSL 8 का 10वां मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान शेड्यूल। कराची के नेशनल स्टेडियम में लगेगा मैदान। रात 7 बजे क्रिकेट एक्शन शुरू होगा। चौके छक्कों की होगी बहार, विकेटें भी लगातार गिरेंगी। अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल, जीत पर नजरें मरकूज। कराची के हाथों 67 रन से नाकामी का सामना करने वाली टीम कलंदर्स ने जीत के साथ कमबैक करने पर नजरें जमा ली। ग्लेडिएटर्स ने भी कलंदर्स को ज़ेर करने की ठान ली। दोनों टीमें अब तक 13 मरतबा आमने सामने आ चुकी। 7 फतुहात के साथ कलंदर्स का पलड़ा भारी। 6 बार जीत ग्लेडिएटर्स का मुकद्दर बनी। शायकीन क्रिकेट सुपर लीग के एक और सुपर मैच के लिए बेताब। लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, इलेक्शन की तारीख देने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मोहम्मद अशफाक ने ज्वाइन किया है। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि गवर्नर भाग गया है, इलेक्शन की तारीख नहीं दी। गवर्नर पंजाब के वकील शहजाद शौकत ने अजहर सदीक के दलाइल पर एतराज किया और ये कहा कि गवर्नर पंजाब का ओहदा आईनी ओहदा है, ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं है। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी इकबाल ने कहा कि क्या इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन की गवर्नर से मुशावरत बारे आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने कहा कि गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत से मुतल्लिक आइन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने कहा कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन सदर पाकिस्तान इस तरह इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मजहर ने कहा कि ऐसा कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है जिसके तहत इलेक्शन की तारीख के लिए गवर्नर से मुशावरत की जाए। दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की सदा की। तो जस्टिस चौधरी इकबाल ने कहा कि हम कार्रवाई 27 फरवरी ठीक है, 27 फरवरी को अब दोबारा होगी। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका।